सूत्रधार, मेरा जन्म भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ था, ऐसा संस्कृति रक्षक कहते हैं। मेरा जन्म लोक नाट्य से हुआ है, ऐसा आलोचक कहते हैं। पर मेरा जन्म हुआ है, ये बात सच है। फिर मेरा एक अवतार भी आ गया, प्रायोगिक। सूत्रधार जी, हाँ, हम नाटक कौन सा खेलेंगे आज? हाँ, फिर मेरा एक नया अवतार भी आ गया, प्रायोगिक। पर इस नए रंगमंच ने मुझे नाम दिया निवेदक। पर नाटक में जब निवेदक की जाति होने लगी, तब रसिकजन नाराज हो गए और लोगों से दूर जाने लगे। ऐसा ही होता है, जब किसी भी चीज की जाति होती है, तब वो मिट्टी में मिलता है। ऐसा ही कुछ हमारे संगीत नाटक के बारे में भी हुआ। जब नाटक में संगीत की जाति होने लगी, तो लोग उससे दूर जाने लगे। पर हम आज नाटक खेलेंगे, तो मेरी सखी कहाँ गई? एक मिनट, मैं उसे देख आता हूँ। सूत्रधार जी, हाँ, उस साइड मत जाना। क्यों? क्यों? उस साइड जाओगे तो क्यों करके यूं वापस आ जाओगे। ऐसा क्यों? तुम्हारी सखी है वहाँ। अच्छा, वो बहुत क्रोधित है। अच्छा, उसे किसी बात पे गुस्सा आया है। ओह माय गॉड, अब मेरा क्या होगा? हमारे इस नाटक का क्या होगा? एक मिनट, मैं देख तो लूं। ओहो हो, इतना गुस्सा। क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, हो, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, हो, जबर है ये भूत लाल लाल नेत्र, जबर है ये भूत लाल लाल नेत्र, भवंतर विक्राल रौद्र रूप, भवंतर विक्राल रौद्र रूप, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, जैसे महामाया रणचंडिकाए, जैसे महामाया रणचंडिकाए, ना शब्दों में सीमित इसकी महती, ना शब्दों में सीमित इसकी महती, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, क्रोधाय वाणे, आपने सुबह पानी भरा था? हाँ, बर्तन मांजे थे? हाँ, मंडई से सब्जी लाई थी? हाँ, कपड़े धोए थे? जी हाँ, होमवर्क किया था? हाँ भाई हाँ। अरे फिर उसको गुस्सा किस बात का आया है? समझ में नहीं आ रहा है। कहीं उसने आपका व्हाट्सएप तो चेक नहीं किया ना? व्हाट्सएप? अरे वो व्हाट्सएप तो मैंने कब का अनइंस्टॉल किया हुआ है। नहीं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम? नहीं भाई नहीं। तुम्हें किसी का कॉल आया था? नहीं। तुमने किसको कॉल किया था? अरे नहीं। तो फिर उसे गुस्सा किस बात का आया है? पता नहीं मित्र। मुझे भूत किसने कहा? हमने नहीं। मैंने भी नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने सुना है। तुम गा रहे थे जबर रहे भूत, मुझे ही कह रहे थे ना? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें भूत कहूं? झूठ मत बोलो। अरे चाहे तो इन दोनों से पूछो। और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ओह अच्छा, सखी वो आज हमें संगीत नाटक खेलना है ना, भूल गई? तुमने मुझे बताया ही नहीं तो मैं कैसे भूलूंगी? अरे मैंने नहीं बताया। ठीक है, मैंने नहीं बताया, पर सखी रसिकजन आए हुए हैं। हो, नमस्कार रसिकजनों। I mean, सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया है। वो क्या है कि हमारे यहाँ काम वाली बाई का आज वीकली ऑफ, इसलिए घर का काम का बोझ मेरे घर हबी के सर पर। हबी? हाँ, मेरे प्यारे हबी। हाँ? इतना अच्छा काम करते हैं कि मैं इन्हें डांट भी नहीं सकती। और मैंने इसे डांटा तो मेरा स्टेटस का क्या होगा लेडीज क्लब में? सखी वो हमें ऑलरेडी लेट हो गया है, नाटक शुरू करना है।
हाँ, सॉरी सॉरी रसिकी जनू, मैं अब भी तैयार होके आती हूँ। हाँ, अरे सखी, देखा आपने इसको आपके प्रति कितना आदर है। आप रसिक जन थे इसलिए मैं बच गया, नहीं तो इसके स्टेटस के मारे मेरी क्या हालत होती ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो हुआ क्या है कि आजकल ना स्त्रियों के मन में एक पुरुषी अहंकार पनपने लगा है और इसके मारे हमारे गुब्बारे की हवा निकलती जा रही है। खैर छोड़िए इस बात को। सखी तैयार होके आते हैं, इसलिए इससे पहले मैं आपको हमारे संगीत नाटक की पूर्व कथा बताता हूं। तो एक राज्य था जिसका नाम था सूर्यपुर और राजा का नाम था सूर्यवर्मन। इस राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और राजा भी प्रजा को बहुत प्यार देता था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी चलो। कहा? राजप्रासाद में। क्यों? राजप्रासाद में आज आनंदोत्सव मनाया हो रहा है। आनंदोत्सव? ऐसा क्या हुआ है राजप्रासाद में? पता नहीं, पर लक्षद्वीप आकाश में मन अनंत रंग में, लक्षद्वीप आकाश में मन अनंत रंग में, ढोलका शहनाई नाद भरे मन में, नाद भरे मन में। कुमार जो जन्म है राज की महल में, कुमार जो जन्म है राज की महल में, लहराई है खुशी जो नगर में मन में, लहराई है खुशी जो नगर में मन में। लक्षद्वीप आकाश में मन अनंत रंग में, लक्षद्वीप आकाश में मन अनंत रंग में, ढोलका शहनाई नाद भरे मन में, नाद भरे मन में। महाराज को पुत्र लाभ, राजकुमार का जन्म, नागरिकों में आनंद, आनंद उत्सव। राजकुमार कितना है सुंदर, मनमोहक रूप महाराज का, और आंखें महारानी जैसी। सखी तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूल गई हमें राजप्रासाद जाना है। राजप्रासाद में आज क्यों? अरे राजप्रासाद में आज नामाभिधान का उत्सव है और भविष्य कथन भी होने वाला है। अरे हाँ, मैं सच में भूल गई थी। इस आनंद के वर्षा में 12 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। सखी ये तुम्हारा ही नहीं सभी नगरवासियों का हाल है। राजकुमार के जन्म का सब आनंद मना रहे हैं। इस हर्षोल्लास में वक्त कैसे चल रहा है किसी को पता भी नहीं चल रहा है। हर्ष भर गए सारी नगरी, हर्ष भर गए सारी नगरी, शब्द सुनोगे गान प्रहर की, शब्द सुनोगे गान। दृश्य अनुपम ये अवनी, दृश्य अनुपम ये अवनी,
कथति राजपुरोहित भविष्य कथति राजपुरोहित भविष्य कथति राजपुरोहित। राजन, सूर्यपुर नगर के पसंदीदा राजकुमार का रवि वर्मा इस नाम से नामकरण होने के उपरांत सभी नागरिकों में राजकुमार का भविष्य जानने की जिज्ञासा निर्माण हो रही है। हमसे भी अभी अधिक धैर्य नहीं धरा जा रहा है। आप राजकुमार का भविष्य कथन करें। राजन, राजकुमार का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। आपके पारिवारिक परंपरा के अनुसार उनके स्वभाव से सभी नागरिकों में उन्हें पसंदीदा व्यक्तिमत्व माना जाएगा। वो सभी विधाओं का अध्ययन करेंगे और एक बहादुर, साहसी और मेहनती पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। वो कला के उपासक होंगे। लेकिन क्या? आप रुक क्यों गए? चिंता करने का कोई कारण नहीं है राजन, लेकिन बोलिए, बिना कोई हिचकिचाहट बोलिए। अगर राजकुमार के भविष्य में कोई अशुभ संकेत है तो अभी बताइए। अशुभ संकेत तो कुछ नहीं है राजन, लेकिन राजकुमार खतरे में पड़ सकते हैं। खतरा? कौन सा खतरा? उनकी जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन कुछ अजीब घटना होने वाली है। अजीब? क्या मतलब है इसका? मैं भी कुछ ठीक समझ नहीं पा रहा, लेकिन रुद्रवन से उन्हें धोखा है, इसीलिए उनका रुद्रवन में जाना मना है। पर ये रुद्रवन है कहाँ? और राजकुमार को वह कौन सा खतरा है? क्षमा करें राजन, लेकिन मैं ये जानकारी आपको नहीं दे सकता। राजकुमार को खतरा बनने वाली जगह गुप्त भी होनी चाहिए। आप मुझसे भी गुप्त रखेंगे? राजकुमार की सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह गुप्त भी होनी चाहिए। अगर आपको इस जगह का पता चल गया तो आप उन पे कुछ बंधन डाल देंगे, जिससे उनके युवा मन में जिज्ञासा निर्माण होगी और उस जिज्ञासा के कारण रुद्रवन में जाने के संबंध में उनके मन में आसक्ति निर्माण हो सकती है। अगर किसी को भी ये जानकारी मिल गई तो राजकुमार को कोई उकसाने का काम भी कर सकता है। और इसके अलावा मेरी जानकारी के अनुसार उस रुद्रवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी प्रजा को मालूम हो गई तो उसके आकर्षण के प्रति हमारी प्रजा का नुकसान हो सकता है। लेकिन एक राजा के नाते मेरी प्रजा को संकट में लाने वाली चीज मुझे मालूम होनी चाहिए। मैं सब गुप्त रखूंगा। क्षमा करें राजन, लेकिन मैं ये जानकारी किसी को भी नहीं दूंगा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आपके नेतृत्व पर है, आपके कर्तृत्व पर है, लेकिन मनुष्य मन की चंचलता पर नहीं। ये महाराज का अपमान है। अपनी प्रजा पर पुत्र समान प्रेम करने वाले महाराज को चंचल कहने में आपको कुछ गलत नहीं लगता? मैंने महाराज को कुछ भी नहीं कहा, यह बस मेरे मन की आशंका है। लेकिन प्रजा की सुरक्षा की दृष्टि से मुझे ये जानने का अधिकार है। मैं मेरे शास्त्र ज्ञान के बारे में किससे बात करूं, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। राजा ही राज्य की अंतिम शक्ति है, उससे बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं। ज्ञान और शास्त्र से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये मेरी आज्ञा है, किसी भी नागरिक को राजाज्ञा का भंग करना मना है। किसी भी राजाज्ञा से मैं मेरा कर्तव्य श्रेष्ठ समझता हूँ। इसका मतलब आप मुझे भी नहीं बता सकते? नहीं, भविष्य शास्त्र है और वो जान के उस पर उपाय निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कितने भी पूजा पाठ या व्रत से भविष्य नहीं बदला जा सकता। भविष्य का सामना करने का साहस रखना चाहिए। भविष्य बदलने के लिए बताए गए पूजा पाठ और व्रत ये कुछ लोगों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए बनाई गई रचना होती है। लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? जिज्ञासा से या मेरा भविष्य झूठा ठहराने हेतु आप ऐसे लोगों के बातों में आ सकते हैं। महाराज को इतने हल्के वृत्ति में तोलने की गलती ना करें, इसका नतीजा बुरा होगा। जिन लोगों का खुद के बुद्धि पर और कर्तृत्व पर विश्वास नहीं होता, वही लोग खुद को भौतिक चीजों में बांध लेते हैं। लेकिन मुझ पर इन बातों का कोई परिणाम नहीं होगा।
आप जो भी दंड दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद के ज्ञान का इतना अहंकार। प्रधान जी, इन्हें राजपुरोहित पद से हटा दे और आजन्म कैद में रखे। जब तक ये हमारे राजकुमार के भविष्य के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं देते, इन्हें यही शिक्षा दे। मंजूर, सजा मंजूर है, लेकिन राजन तुम खुद से ही प्रश्न पूछो कि असली अहंकारी कौन है। जिस दिन तुम्हारा विवेक जागृत होगा उस दिन तुम्हारे हाथ की पांचों उंगलियां तुम पर ही उठेंगी। गांव-गांव और घर-घर में यही चर्चा चल रही है। राजपुरोहित जैसे ज्येष्ठ को महाराज ने क्यों दी इतनी बड़ी सजा? किसकी है गलती? कौन है गलत? चर्चा करते करते भूल गए भूख प्यास। महाराज सर्वश्रेष्ठ। राजपुरोहित है असामान्य। भविष्य जानना है महाराज का अधिकार। राजपुरोहित मानते हैं शास्त्र का आधार। यही चर्चा चल रही है अविरत। नतीजा कहीं दिखा नहीं रहा है सुर। पहली बार हो रही थी नाराजगी महाराज के निर्णय पर। अविश्वास भी व्यक्त हो रहा था महाराज की कृति पर। हलचल सी मची थी इस घटना को लेकर। महाराज के विरोध में बढ़ रहा था लोगों का मत। महाराज भी हो रहे थे चिंतित। अहंकार उन्हें दिया था धोखा। लगा था नया राजपुरोहित आने के बाद होगी दूर भविष्य की चिंता। पर सब कुछ निष्फल। किसी को पता नहीं है ज्ञान किसी का भविष्य का। पर सह नहीं पा रहा था मन ये अहंकार। कटुता बढ़ती जा रही थी, दृष्टि बढ़ रही थी निर्विकार। वक्त दे रहा दर्द पर वही था दवा। वक्त गुजरते गुजरते खुलने लगी हवा। धीरे धीरे राजपुरोहित का विषय नजरअंदाज होते गया। वक्त के साथ राजकुंवर बड़े होते गए। उनकी क्रीड़ा में सब निमग्न होते गए। राजकुमार भी भूल गए भविष्य और मग्न हो गए राजक्रीड़ा के निमग्न में। पर ये तुम्हें खबर किसने दी? ये खबर सच है महाराज। स्वयं सेनापति ने हमें ये खबर बताई है। और वो सेनापति कहाँ है? सेनापति सब तैयारी करने आगे चले गए हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? अब तक कोई जरूरी खबर नहीं मिली है, लेकिन राजवैद्य भी उधर ही रवाना हुए हैं। हमें जो खबर मिली है कि पिछले 4 दिनों से उन्होंने अन्न तथा पानी का एक बूंद का भी ग्रहण नहीं किया था। उन्हें कोई बीमारी थी क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनके शरीर में काफी कमजोरी बढ़ गई थी। कैसी बढ़ती उम्र? वो हमसे केवल 3-4 साल बड़े होंगे। उनके कमजोरी और दर्द का कारण उम्र नहीं, कुछ और ही है। महाराज, खबर के अनुसार वे हमेशा अपने विचारों की दुनिया में मग्न रहते थे। शायद इसी कारण उनके शरीर में कमजोरी बढ़ गई थी। निरंतर विचार। क्या हुआ महाराज? उन्हें काल कोठरी में रखने का आदेश हमारा ही था। ये सब उसी का नतीजा है। अब सारी प्रजा इस परेशानी का जिम्मेदार हमें ही ठहराएगी। महाराज, आपकी प्रजा आपसे बेईमानी नहीं करेगी। वे सब आपका आदर करते हैं। प्रधान जी, ये सवाल बेईमानी का नहीं, सच का है। उनके अभिव्यक्ति स्वातंत्र का। जब मैंने राजपुरोहित जी को शिक्षा सुनाई थी तभी राज्य में खलबली मची थी। भले ही वो खलबली बड़ी नहीं थी, लेकिन उनको मेरा एक फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और ये मेरा पहला फैसला था जो उन्हें नहीं भाया था। इसलिए वो थोड़ी देर के बाद सब कुछ भूल गई। पर आज वो घाव फिर से ताजा हुआ है। अब मेरी प्रजा फिर से नाराज होगी, अस्वस्थ होगी। लेकिन महाराज, मेरे हिसाब से उनकी तीव्रता ज्यादा नहीं होगी। आप भूल रहे हैं प्रधान जी, राजपुरोहित धर्मज्ञानी थे।
हम सब धर्मों का पालन करते हैं, इसलिए पहले से ही यहाँ के धार्मिक लोग हमसे नाराज हैं। लेकिन महाराज, वो लोग आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? धर्म ज्ञानी के ऐसे अचानक मौत के बारे में सुनकर हमारी अंध श्रद्धालु प्रजा यहाँ तक पहुंच सकती है। लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए? ये हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न नहीं है प्रधान जी। वैसे तो हमारी प्रजा धर्म के बारे में संवेदनशील है, लेकिन अगर उनके बीच अफरा तफरी मच गई तो हमारे राज्य की शांति बिगड़ जाएगी, और राज्य में अशांति का मतलब है दुश्मन को न्योता। लेकिन महाराज, इस पर हम क्या उपाय निकालेंगे? राजपुरोहित का अंतिम संस्कार शासकीय स्तर पर करें। उनके मृत्यु का शोक 7 दिनों तक चलेगा, और हाँ, उनके बेटे को 2 गांव भेंट दे दो। वही तो चिंता की बात है महाराज। पिछले 4 दिनों से उनके बेटे का अता पता भी नहीं चला है। अता पता नहीं मतलब? उनके घर तो ताला लगा है। खबर के अनुसार वे 4 दिन पहले राजपुरोहित से मिलने आया था। उस दिन से वो गायब है। 4 दिन पहले वो राजपुरोहित से मिलके गए, और ठीक 4 दिन से राजपुरोहित जी ने खाना पीना छोड़ दिया। इस पर शांति से विचार करना पड़ेगा। महाराज, प्रधान जी, अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। हम स्वयं उनका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन महाराज, राजपुरोहित ने आपका अपमान किया था। फिलहाल प्रजा के हित के खातिर हमें उनसे सच छुपाना ही उचित रहेगा। सूर्यपुर नगरी के मेरे प्रिय नगरवासी, हमारे प्रिय और पसंदीदा राजपुरोहित की मृत्यु से हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारे राजपुरोहित बहुत ही होशियार, चतुर और धर्म का पालन करने वाले बुद्धिमानी थे, और उनका बेटा जो उनके मृत्यु से पहले उन्हें मिलके गया था, वो भी 4 दिनों से गायब है। अपने बेटे के इस बर्ताव की वजह से वो परेशान हो गए थे, और उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ दिया। इसलिए आज वो हमारे बीच नहीं है। हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। महाराज, सच में ये खबर सब राज्य में ऐलान करनी है? हाँ, 2 गांव का लालच उसे फिर से यहाँ पे खींच लाएगा। इसके अलावा हमारे जासूस पड़ोसी राज्य में भेज दो। वो लड़का किसी भी हालत में मुझे मेरे हाथ में चाहिए। लेकिन महाराज, इतना सारा बंदोबस्त एक साधारण लड़के के लिए क्यों? कुछ तो सोचो प्रधान जी। हमें लगता है कि राजपुरोहित जी ने अपने राजकुमार के भविष्य के बारे में अपने बेटे को सारी जानकारी दी है, और उसे भगाकर स्वयं मौत अपनाई है। लेकिन महाराज, अंतिम संस्कार के समय आपने कुछ और ही बोला था। प्रजा का विश्वास बनाए रखने के लिए हर एक राजनीतिक नेता को ऐसा खेल खेलना ही पड़ता है प्रधान जी। वाह, क्या कहना है। प्रजा का विश्वास रखने के लिए राज्यकर्ताओं को ऐसे नाटक करने पड़ते हैं। हाँ, सही है। राज्यकर्ता होता ही है इतना अच्छा, पर कभी कभी उसी से भी गलती हो ही जाती है। आखिरकार इंसान है वो। फिर एक तो ऐसे विधान करके सिंहासन संभालो या गलती मान लो। इसीलिए तो राजकीय नेता नाटकीय भाषा में बोलते हैं और अभिनेता राजकीय नेता बन रहे हैं।
और परिवर्तन के नाटक खेलते हैं। पर अपना नाटक कहाँ अटक गया? हाँ, ओ सूत्रधार, ओ सूत्रधार, हाँ, आगे क्या हुआ? आगे क्या होगा? राजपुरोहित के पुत्र का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे महाराज अंतिम संस्कार की वक्त भावुक हो गए, उससे प्रजा उनकी हमदर्दी हो गई और उनके बाजू में आ गई और धीरे धीरे उनका जयघोष करने लगी। वक्त के साथ राजपुरोहित का विषय भूल गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे राजकुमार की उम्र बढ़ती गई और बचपन का खेल खेलते खेलते राजकुमार नौजवान हो गए। तुम कौन हो और तुम्हें कहीं देखा हुआ समय क्यों प्रतीत हो रहा है? अपना परिचय। युवराज मशहूर से आपके पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का रहवासी यहाँ कुछ दिनों के लिए आया है। महाराज ने आपके लिए सुरक्षा समिति तैयार की है जिसमें मेरा समावेश है, इसलिए आपको मेरा परिचय देने आया था। आपको शस्त्र विद्या सिखाने का काम भी मुझे सौंपा गया है। नौकरी के लिए अपने राज्य से मेरे राज्य में आए हो? क्या इतनी बेरोजगारी है तुम्हारे राज्य में? युवराज, चंद्रपुर की हालत बहुत खराब है। हमारे महाराज की इकलौती एक राजकुमारी है। राज्य कारोबार आगे बढ़ाने के लिए वारिस की कमी महाराज को बेचैन करेगी। इसी कारणवश वहां नौकरी की कोई शाश्वती नहीं। इसीलिए मैं अपने हाथों की लकीरों को आजमाते हुए यहाँ आपके पास पहुंचा। वैसे चंद्रपुर की राजकुमारी दिखने में कैसी है? सुंदर, सुशील, मानव चमत्कारिक और अलौकिक सुंदरता का खजाना है। जितनी सुंदर उतनी ही होशियार, शस्त्र विद्या में कुशल। इकलौती होने के कारण बोलिए या उनकी दृढ़ता के कारण। लेकिन उनके स्वयंवर का विचार? बाजार, स्वयंवर को बाजार मानती है राजकुमारी
और इसी बाजार में खुद खड़े रहने के भी खिलाफ है। जब कोई पुरुष उनका मन मोह लेगा तभी वह इनसे शादी करेंगे, ऐसा उनका मानना है। युवराज, चंद्रपुर में वसंतोत्सव का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसी वसंतोत्सव में राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ नाचती गाती है और पूरे राज्य में नवचेतन की लहरें उठती हैं। मेरे कहने का मतलब, श्रृंगार से भरी हुई राजकुमारी अपने समक्ष दिल खोलकर झूमते हुए किसे पसंद ना होगी? लेकिन ये सब हमें बताने के पीछे का कारण? आप ही ने तो उनका जिक्र किया था युवराज। हमने? मैंने कब किया? और क्या सुंदर संयोग होगा, चंद्रपुर राज्य आपका पड़ोसी राज्य है और वसंतोत्सव का जश्न भी ज्यादा दूर नहीं। युवराज, तुम कहना क्या चाहते हैं? इस साल वसंतोत्सव जश्न के लिए चंद्रपुर जाने की तैयारी शुरू कर दूं युवराज? कुछ भी, हम वहां क्यों जाएंगे? अर्थात जिस राजकुमारी की सुंदरता को देखने के लिए आपकी आंखें बेबस हैं, उनका दर्शन लेने हैं। हमारी? लेकिन ये सब तुम कैसे? युवावस्था में प्रवेश करने के बाद हर एक के मन में यही अनुकंपा होती है। आया वसंत ऋतुराज आया, आया वसंत ऋतुराज आया, आया वसंत ऋतुराज आया, आया वसंत ऋतुराज आया है। गीत हो गया यौवन का, गीत हो गया यौवन का, पत्तों पत्तों में लहरा कर, पत्तों पत्तों में लहरा कर।
ओहो, इतना इजी होता है ये प्यार करना क्या? अरे देखो ना, एक दूसरे को देखते ही उनका प्यार हो गया। अरे इसे तो लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। और राजकुमारी से निद्रा देवी रूठ गई। क्या? मतलब उसकी नींद उठ गई। क्या? ये नींद उड़ती कैसे है? एक झपड़ लगा दो। क्यों? फिर तू समझेगा नींद उड़ती कैसे है। मतलब राजकुमारी पर झापड़ किसने लगाई? उसके बाप ने। क्या? क्या? ऐसा मत सोचो, वो हमारी तरह आम आदमी थोड़े ही थे, वो तो सूदने थे। उनको राजकुल के बारे में पता था, इसलिए शादी तय हो गई। पर पत्नी का इससे पहले कि युवराज पत्नी का शिकार बनते, उन्होंने मृगया के लिए निकलने का मन बनाया और वो युवराज के साथ मृगया के लिए निकल पड़े।